और देखिए भगवत गीता मेरे पास था इसलिए मैं आपको उसका रेफरेंस दे रहा हूँ। सिर्फ भगवत गीता में नहीं लिखा है कि जाति जन्म से नहीं कर्म से होता है, ये महाभारत में भी लिखा है, ये रामायण में भी लिखा है, उसका भी मेरे पास रेफरेंस है। मेरे पास बुक नहीं है उसका, पर मेरे पास गीता थी इसलिए मैं इसका आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। महाभारत और रामायण में भी लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है, सिर्फ इसी में नहीं लिखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी गुरुकुल और मैं हूं आपके साथ श्रेयांश मिश्रा। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं और मैंने मीडिया में भी कुछ समय एज एन एंकर कम प्रोड्यूसर काम कर रखा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि मैं चैनल पे आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही दूंगा। कुछ समय से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं चाह रहा था कि माहौल पहले थोड़ा ठंडा हो जाए एक बार, फिर मैं वीडियो डालूँगा। इसके पीछे का कारण ये है कि मैं नहीं चाहता कि ये जानकारी उन मूर्खों तक पहुँचे जो अपनी चिता स्वयं तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जैसे की थी, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यहाँ कुछ सीखने आए हैं और जयचंद नहीं हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद और फॉरेन इंटरवेंशन के बारे में। ये सभी विषय अलग अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत में ये सभी विषय सुर्खियों में हैं और इन विषय में से बहुत विषय को आपने सुना भी होगा पर शायद बाद में इग्नोर कर दिया हो। उदाहरण के लिए बीबीसी का प्रधानमंत्री मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री, ये एक उदाहरण है विदेशी हस्तक्षेप का हिस्सा है। और पंजाब में खालिस्तान का अचानक सक्रिय हो जाना, आप देखिए, अचानक से उनके कुछ नाम पता नहीं था और लगभग भूल गए थे हम, और अचानक से पंजाब में वो अमृतसर के पास पाकिस्तान से जो कुछ ही किलोमीटर दूर है वहाँ पे हमला होना थाने पर, ये बिना फॉरेन फंडिंग या विदेशी समर्थन के हो सकता है क्या? आप खुद सोचिए। और ये खालिस्तान को एक उदाहरण है विदेशी हस्तक्षेप और क्षेत्रवाद दोनों का। और अब देखिए, उसके बाद तुरंत ऑस्ट्रेलिया से भी खबर आता है कि मंदिर पर हमला हुआ है। यहाँ दो चीज़ों पर पहले आप ध्यान दीजिए। ऑस्ट्रेलिया में एक सिग्निफिकेंट हिंदू पॉपुलेशन है, इसलिए कई बार चुनाव के समय हिंदुओं को भी वहाँ की जो सरकार है वो खुश करने की कोशिश करती है। वहाँ की सरकार पर आप देखें कि इस हमले के बाद भी वहाँ की सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, कोई कार्रवाई नहीं करती, जबकि चुनाव जो है वो नज़दीक है। यहाँ तक कि भारत ने भी ऑस्ट्रेलिया सरकार पर इस मंदिर हमले को लेकर कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाया, पर कोई इसका नतीजा नहीं निकला अभी तक। अचानक से हमने देखा कि, अब मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पर अचानक से हमने देखा कि जापान ने हमसे नाराज़गी जताई, इंडिया से तुरंत फिर यूके ने हमसे नाराज़गी जताई, फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, सभी वेस्टर्न देशों ने इंडिया के ऊपर ज़बरदस्त दबाव डालने की कोशिश की। सिर्फ इंटरनेशनली नहीं हो रहा, ये इंटरनली भी वेस्ट जो है हमारे ऊपर, हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। लगातार हम देख रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा, इन सब के पीछे का कारण क्या है? तो इन सब के पीछे का कारण है भारत का रूस के साथ खड़ा होना। अब भारत का रूस के साथ खड़ा होना सही है या गलत, दैट इज़ अ होल डिफरेंट केस, हम उस पर कभी और चर्चा करेंगे। ज़रूरी ये नहीं है, ज़रूरी ये है कि ये जो है ये भारत का स्टांस है और हम इस पर किसी भी तरीके का कोई भी फॉरेन इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। कारण तो आपको समझ आ गया होगा वेस्ट के एग्रेशन का, कि क्यों वेस्ट हमारे खिलाफ है। पर ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं है। हाँ, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है, पर ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं है। एक और पॉइंट है, वो है भारत की बढ़ती ताकत। देखिए, वेस्ट इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है कि उसका कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो और वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है अपना कॉम्पिटिटर को हटाने के लिए। वो आपके ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है, वो आपको दुनिया से आइसोलेट कर सकता है, वो आपकी सरकार गिरा सकता है, या आप कह लीजिए ऑल ऑफ द अबव। देखिए, ऐसा मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, ये आप रशिया, चाइना और ईरान जो है, ये सब एग्जांपल्स हैं। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं वेस्ट का जब ये कॉम्पिटिटर बन के खड़ा हुआ तो वेस्ट ने किस तरीके से इनको दबाया। तो क्या ये चीज़ इंडिया में भी वेस्ट कर सकता है? चलिए पता करते हैं। देखिए, इंडिया इज़ अ होल डिफरेंट केस। इंडिया पर सैंक्शंस लगाना, उसको दुनिया से आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है, और अगर वेस्ट ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि वेस्ट की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिरेगी और वेस्ट इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सीधा सीधा बोलूँ तो वेस्ट की इतनी औकात नहीं है कि वो इंडिया जैसे जायंट को वर्ल्ड से आइसोलेट करे। तो ये वो कारण है कि वेस्ट इंटरनेशनल प्रेशर हम पर नहीं डाल सकता, इसलिए वो हमें अंदर से खोखला कर रहा है। कैसे? जयचंदों के इस्तेमाल से। जो देश में भरे पड़े आपको मिलेंगे, और
कैसे करेगा भारत को इंटरनली कमज़ोर वेस्ट? तो बहुत इजी है, वहाँ वही इनका पुराना तरीका डिवाइड एंड रूल। डिवाइड माने बांटना, क्षेत्र में, जाति में, भाषा में, रेस में। अब लोग आए तो ठीक, नहीं आए तो पैसे देकर बुला लेंगे। मूर्खों की कोई कमी थोड़े ना है भारत में। पढ़े लिखे लोगों की तो बात यहाँ के लोग सुनेंगे नहीं, अनपढ़ नेताओं को वोट देंगे। और वेस्ट के लिए एक गोल्डन चांस भी है यहाँ। क्या? 2024 का चुनाव। 24 का चुनाव पास है और वेस्ट इंडिया में रिजीम चेंज करने के लिए फंडिंग देगा और अपनी पपेट गवर्नमेंट बैठा देगा। अब देखिए, ये है इनका प्लानिंग। साथ ही बाहर से वेस्ट इनकी मदद कर रहा है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री कभी खालिस्तान के नाम पर, ठीक है। और ऑफ कोर्स लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, वेस्ट के इस नैरेटिव को, ठीक है। और इसलिए मैंने कहा था कि ये जो जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, ये जो अचानक से जो बढ़ा है ना, ये कहीं ना कहीं लिंक है एक दूसरे से। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जातिवाद प्रोफेशन को कहते हैं, जाति जन्म से नहीं कर्म से होता है। और मैं आपको गीता के एक रेफरेंस भी दूंगा, और गीता से मैं आपको बताऊंगा, गीता लेके भी बैठा हूँ मैं यहाँ पे। पर उससे पहले मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो विपक्ष का विपक्ष जो है अभी वो किस तरीके से काम कर रहा है। बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर ने इन्होंने रामचरितमानस पे कहा कि ये दलितों के खिलाफ है। मैं बताऊंगा इस पर, इसका इशारा कहाँ है सबको पता है वैसे। फिर ये चुप हो गया। उसके बाद यूपी के एक नेता ने रामचरितमानस के उसी चौपाई पर आपत्ति जताई जिस पर बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर ने जताई थी। क्या ये लिंक नहीं है एक दूसरे से? उनके बाद हमें क्या पता चलता है, कुछ दलितों ने राजपूतों को डंडों से मार मार कर 2 घायल हो गए और एक को मार मार कर तब तक मारा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। और ये सब एक बंद कमरे में किया गया। क्या ये जाति हिंसा भड़काने के लिए नहीं किया गया था? उसके बाद यूपी में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई। क्या ये सब एक दूसरे से लिंक नहीं है? ये मेरा सवाल है आपसे। अच्छा, उसके बाद बिहार के नेताओं का बयान आता है कि अरे गुजरात के लोग देशभक्त नहीं हैं क्योंकि वहाँ के लोग आर्मी में नहीं जाते। उसके बाद तुरंत रिसेंट की खबर है कि तमिलनाडु में बिहारियों को मारा गया। अब ये फेक है या नहीं वो एक दूसरा टॉपिक है, मुझे नहीं पता है उसके बारे में, पर खबर आई थी, कुछ न्यूज़ चैनल और कुछ रिपोर्टर्स ने ऐसा कहा था, कुछ वीडियोस भी सामने आ रही थी। अब मैं फिर बता देता हूँ, मुझे नहीं पता ये फेक खबर है या नहीं है। गवर्नमेंट बोल रही है फेक खबर है, तो ये क्षेत्रवाद और भाषावाद का एक अद्भुत संगम नहीं है? क्या ये एक दूसरे से लिंक नहीं है? ये मेरा सवाल है आपसे। और कांग्रेस का इन सब पर कुछ ना बोलना और अचानक से अलग अलग आइडियोलॉजी का विपक्ष एक हो जाना, ये मेरा आपसे सवाल है कि कैसे हो रहा है ये सब। उसके बाद खालिस्तान, ये तो 100% फॉरेन फंडिंग है, साफ दिख रहा है। उसके बाद इनके पास कोई तर्क भी नहीं है। कह रहे हैं भारत एक देश कहाँ है, पंजाब का अलग कल्चर है, अलग स्टेट का अलग कल्चर है, अलग भाषा है, एक देश का सिर्फ एक भाषा एक कल्चर होता है, इसलिए हम भारत को एक देश नहीं मानते। देखिए, ये नहीं बोल रहा है, इससे बुलवा रहे हैं, और जो इससे बुलवा रहा है वास्तव में कहीं और बैठा है और वो अच्छे से जानता है कि यहाँ के लोग मूर्ख हैं। मतलब उसे शायद लगता होगा कि यहाँ के लोग नहीं जानते होंगे कि रशिया में कितना अलग कल्चर है, अलग अलग फूड्स हैं, अलग अलग लैंग्वेज हैं, पर वो एक देश है। चाइना में कितना अलग लोग हैं, तिब्बत, शिंजियान कितना ज़्यादा डिफरेंट है चाइनीज़ मेनलैंड से, और बहुत से कंट्रीज़। इसे लगता होगा कि हमें ये सब शायद हम ये सब नहीं जानते होंगे, हम अपना इतिहास भूल गए हैं कि किस तरीके से मौर्य साम्राज्य ने 150 सालों तक अधिकतर भारत को एक साथ लेके चला था, और कई साम्राज्य ने। शायद इसे लगता हो कि हम ये सब भूल गए हैं, और बहुत से लोग, सच बात है, भूल भी गए होंगे। इसमें कुछ सच्चाइयाँ भी हैं। शायद हमें भी बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि अगर पता होता तो मुझे नहीं लगता इसको इतना हिम्मत होता इस तरीके के अतार्किक आर्ग्यूमेंट्स देने की। देखिए, लोग ऐसी बातें मानते भी हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको हाल ही का एग्जांपल देता हूँ। कांग्रेस नेता ने जो अभी चीता आया है उसको लेके एक बयान दिया था कि वो चीता आपको खा जाएगा। लिटरली यही बोला था उसने कि वहाँ के लोकल्स को चीता खा जाएगा, इसलिए बीजेपी उस चीता को मंगवा रही है। तो जाहिर सी बात है, कोई ऐसा बयान तभी देगा ना जब लोग मानते हो।
पर कोई बात नहीं, अब मेन चीज़ पे आता हूँ, जो जातिवाद पे हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं भगवद गीता से आपको एक रेफरेंस दूंगा, तो मेरे पास हाथ में भगवद गीता आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में भगवद गीता है। और देखिए भगवद गीता मेरे पास था इसलिए मैं आपको उसका रेफरेंस दे रहा हूँ। सिर्फ भगवद गीता में नहीं लिखा है कि जाति जन्म से नहीं कर्म से होता है, ये महाभारत में भी लिखा है, ये रामायण में भी लिखा है, उसका भी मेरे पास रेफरेंस है। मेरे पास बुक नहीं है उसका, पर मेरे पास गीता थी इसलिए मैं इसका आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। महाभारत और रामायण में भी लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है, सिर्फ इसी में नहीं लिखा है। और 2 श्लोक से इससे मैं आपको साबित करके बताऊँगा कि लिखा हुआ है कि जाति जन्म से नहीं कर्म से होता है, ठीक है। तो मैं खोलने जा रहा हूँ भगवद गीता का चैप्टर 4 का 13वां श्लोक, ठीक है, भगवद गीता चैप्टर 4 का 13वां श्लोक। अच्छा, ये देखिए मैंने भगवद गीता के चैप्टर 4 का 13वां श्लोक खोल दिया है। देखिए भगवद गीता ही है, भगवद गीता के चैप्टर 4 का 13वां श्लोक खोल दिया है। इसको आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको बड़े आराम से, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ। अब मैं इस श्लोक को पढ़ने जा रहा हूँ। लिखा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ता रमपिम्म माँ विद्य कर्ता रमव्यम, ठीक है। अब इसका मैं आपको अर्थ समझाने जा रहा हूँ। प्रकृति के 3 गुण और उनमें संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का निर्माण करता हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। यानी कि जो 4 वर्ण हैं, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण ईश्वर ने बनाए हैं गुण और कर्मों के हिसाब से। क्या लिखा है? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के हिसाब से इन 4 वर्णों को बनाया गया है। यानी कि जो ज्ञान देगा वो ब्राह्मण है, जो धर्म देश के लिए लड़ेगा वो क्षत्रिय है, जो व्यापार करेगा वो व्यापारी है, और जो सबकी सेवा करेगा वो शूद्र है। ये बात लिखा है भगवद गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा, ये रहा, यहाँ पे लिखा है अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। ये सिर्फ एक जगह पे नहीं लिखा है, ये सिर्फ एक जगह पे नहीं लिखा है, ये 18वें अध्याय के, मैं आप बता देता हूँ, 1 सेकंड। ये 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में भी लिखा हुआ है, ये 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में भी लिखा हुआ है। ये बात रामायण में भी लिखा हुआ है। अब मेरे को अभी अच्छे से याद नहीं है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, पर ये रामायण में भी लिखा हुआ है। आप बोलेंगे तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ये चीज़ लिख के पिन करके आपको दे दूंगा। मैं ये चीज़ महाभारत में भी लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको पिन करके दे दूंगा। ये विष्णु पुराण में भी आपने वो स्पष्ट तरीके से तो नहीं, पर उसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हर जगह लिखा हुआ है कि जाति जो है वो कर्म आधारित होती है, जन्म आधारित नहीं होती है। कोई किसी को आप ब्राह्मण थोड़े ना बोलेंगे, अगर वो मांस मदिरा खाता हो, अगर वो अज्ञानी हो, तो उसको आप ब्राह्मण नहीं बोल सकते हैं भाई। और ये सिर्फ एक ही बात नहीं है। आप देखिए कि शिवाजी महाराज भी बाद में क्षत्रिय बने, चंद्रगुप्त मौर्य भी नीची जाति के थे, उनको ब्राह्मण जो थे चाणक्य उन्होंने ऊपर उठाया, फिर बाद में उनको क्षत्रिय बनाया। तो ये जिस तरीके से बांटने की कोशिश हो रही है, मैं सिर्फ एक चीज़ का आपको एग्जांपल दिया है। अभी भगवद गीता मेरे पास था, इसीलिए मैं आपको रामायण का एग्जांपल भी दे सकता हूँ, और मैं दे दूंगा आपको, पिन कमेंट में दे दूंगा। अभी मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी इसलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं आपको फिर कहता हूँ कि शिवाजी महाराज भी बैकवर्ड क्लास से आते थे, जो बाद में क्षत्रिय बने। चंद्रगुप्त मौर्य भी बैकवर्ड क्लास से आते थे, जो बाद में क्षत्रिय बने। विजयनगर के महानतम सम्राट कृष्णदेव राय भी बैकवर्ड क्लास से आते थे। वेद व्यास जी, वाल्मीकि जैसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए अपना इतिहास पढ़ें, अपने धर्म को पढ़ें, अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखें, और सुनिश्चित करें कि कोई भी भारत पर ना कोई विदेशी राज करे और ना कोई जयचंद। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।